नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य यज्ञ आप सभी का अपने YouTube परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने इस चैप्टर का तो लगभग 2 वीडियोस मेरे लेक्चर्स डाल चुका है और आप लोगों ने लगभग, मुझे आशा है कि आप लोग जरूर देखे होंगे। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोग उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो प्लीज उसे जाएं, देखें, उसके बाद आए, क्योंकि ये वीडियोस जो है हमारा तीसरा लेक्चर है और अगर आप लोग बीच से देखें तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरा आपसे विनम्र रिक्वेस्ट रहेगा, अनुरोध रहेगा कि आप जाएं, पहले उनको देखें और तब फिर आए। आपसे दूसरा चीज रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे वीडियोस को प्लीज सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लीजिएगा और इस वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के हम लोग टॉपिक को पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने जो हमने लेक्चर दिया है, लेक्चर नंबर 1 और 2, वो हमारे संसाधन एवं विकास पे थे। ये भी लेक्चर जो हमारा थर्ड है, ये भी हमारा संसाधन एवं विकास पर ही है। आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगा कि हम लोग इस वीडियोस को लगभग अगले वीडियोस जो होगा, अर्थात मतलब चौथे पार्ट पे हम लोग समाप्त कर देंगे। आप लोग का एनसीईआरटी बुक या फिर कह लीजिए बीएसईबी अर्थात मतलब भारतीय भवन का बुक का जो चैप्टर है बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए लगभग हर पार्ट को पूरा कह सकते हैं कि कवर किया गया है लगभग 2.5 से 3 घंटे के बीच में। तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और हम लोग आज की शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले कि हम लोग इसमें देखेंगे क्या, हम लोग इस चैप्टर में या फिर कह सकते हैं कि इस लेक्चर में, अभी वाले लेक्चर में देखेंगे भूमि का उपयोग, या फिर जो हमने बैकग्राउंड में लिखा हुआ है, बैक हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि टॉपिक मैंने लिखा हूं भू उपयोग। सबसे बड़ी बात कि भू होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय भू। तो सबसे पहले बता दूं कि भू का मतलब भूमि होता है, अर्थात मैंने भूमि की चर्चा की हुई है। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग जो पिछले वीडियोस होगा उसको देखे होंगे तो उसमें आपको पता चल गया होगा भू संसाधन यानी कि भूमि संसाधन क्या होता है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि भू का उपयोग किस किस तरीके से करते हैं, कहां कहां पे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेट्स स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखिए मैंने लिखा हुआ है कि जो भूमि का उपयोग है अर्थात जो भू उपयोग है, पहला तो हम लोग वन के क्षेत्र में कर लेते हैं, यानी कि वन में भी आपको बता दें कि वन कुछ ही क्षेत्रों में हम लोग का पाया जाता है। आपको पता होगा कि भारत में लगभग जो वन है उनकी कटाई होती जा रही है, दिन प्रतिदिन वनों की संख्या घटती जा रही है। अब इससे हमारे वातावरण पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, आपको जो रेनफॉल होता है उसमें स्कैर्सिटी देखने को मिलेगी। व्हाट डू यू मीन बाय स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी का मतलब हुआ कि आपकी जो वर्षा की एक कह सकते हैं सघनता की न्यूनतम मात्रा होती है, जैसे 120 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, जस्ट लाइक मतलब जो सेंटीमीटर होता है उसमें उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। अगर जंगल ही ना रहे तो फिर बारिश पे बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि बारिश होना भी बंद हो जाएगा। और आपको पता होगा कि हम लोग रेगिस्तानी इलाका जो बात करते हैं वो एक ही बार में रेगिस्तान नहीं हो जाता, बल्कि जिस जगह पे विच अ प्लेस लेस देन 50 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर रेनफॉल इट इज कॉल्ड डिजर्ट। यानी कि हिंदी बोले तो रेगिस्तान उस इलाके को कह सकते हैं जहां पे 20 से 15 सेंटीमीटर से भी वर्षा कम होती है। तो जिस भी क्षेत्र में अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो उसे हम लोग रेगिस्तान कह सकते हैं। अब आगे चलो, अब मैंने इसमें लिखा शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, अर्थात आपका जो मतलब भूमि होगा भैया उसमें कुछ ना कुछ तो खेती भी होती होगी, एकदम बिल्कुल 100%, एकदम तो 100% तो एकदम प्रति तो नहीं होगा। तो और इधर मैंने लिखा वन पे मैंने चर्चा कर दिया। ठीक है, अब फिर से भू उपयोग में आते हैं तो परती भूमि होती है। अभी परती भूमि भी 2 प्रकार की होती है, एक तो हमारी होती है वर्तमान परती और एक होता है पुरातन परती। इन दोनों में अंतर क्या है, वर्तमान परती का मतलब होता है कि एकाध सालों से मतलब कह सकते हैं खेती नहीं हो रही है, लेकिन पुरातन परती का मतलब होता है जैसे रेगिस्तान, अब बहुत लंबे समय से उसको क्या कर दिया गया है, हम लोगों ने छोड़ दिया है। अब छोड़ने का मतलब क्या होता है कि बहुत दिनों से कह सकते हैं बहुत लंबे टाइम से हम लोग उस पर खेती नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा साउंड क्लियर होगा एंड मेरा वीडियोस भी क्लियर होगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम लोग यथाशीघ्र आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे चलिए। अब यहाँ में मैंने लिखा है कृषि के लिए उपलब्ध भूमि, भैया कौन कौन सी भूमि है, तो बंजर और कृषि योग्य भूमि और दूसरा गैर कृषि के लिए। मतलब कि देखिए अब जो भूमि होता है उसी भूमि पे हम लोग घर बनाते हैं, उसी पे रहते हैं, उसी पे स्कूल बनाते हैं, यानी कि संस्थाएं चलाते हैं या फिर मतलब भोजन के लिए कृषि करते हैं, वो सभी हमारे किस पे रहते हैं, भूमि पे रहते हैं। तो यही हमने कहा कि इसमें क्या होता है, कृषि योग्य भूमि होता है, बंजर भूमि होता है, गैर कृषि के लिए जस्ट लाइक मकान बना देते हैं, सड़क बना देते हैं या फिर और भी कई एक्टिविटीज कर देते हैं, जैसे स्कूल बना दिए, ये सभी हमारे क्या हो जाते हैं, तो भैया ये होते हैं जो कि हमारे गैर कृषि होते हैं। क्योंकि गैर का मतलब ये होता है जो ऐसा मतलब भूमि जो कि कृषि योग्य नहीं है। अगला देखिए, परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि। अब देखिए इसमें मैंने बताया हुआ कि कौन कौन से अन्य भी भूमि हो सकते हैं परती के बाद में।
तो इसमें मैंने पहला लिखा अस्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि, मतलब कि एक कह सकते हैं परमानेंट चारागाह हो सकता है। जैसे सबसे तो बड़ी बात है कि चारागाह होता क्या है भैया, तो चारागाह वैसे ही आगे को कहा जाता है जहां पे हम लोग कह सकते हैं कि जानवरों को चरने के लिए छोड़ा जाता है, पलती रहता है। तो वही है कि अन्य गोचर भूमि भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। दूसरा पॉइंट है कि कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 से अधिक वर्षों तक खेती नहीं हुई है। यानी कि सबसे बड़ी तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि भैया बंजर भूमि कहलाता क्या है, या फिर कौन सी भूमि को हम लोग बंजर भूमि कह सकते हैं। वैसा भूमि जिसपे लगभग 3 से 5 सालों तक खेती नहीं हुई है, उसी को हम लोग बंजर भूमि के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैंने लिखा है कि भारत में भू उपयोग का प्रारूप। अब कौन कौन से प्रारूप है भैया, प्रारूप का मतलब देखो, प्रारूप के मतलब को ही हम लोग कहते हैं स्वरूप। ठीक है, स्वरूप अलग अलग बल्कि नहीं होते, बल्कि जो प्रारूप कहा जाता है उसी को हम लोग कभी कभी स्वरूप भी कह देते हैं। अब इसमें देखो स्वरूप इसके कितने हैं, 2, भौतिक एंड मानवीय, या फिर इन इंग्लिश बोले तो फिजिकल एंड कह सकते हैं आर्टिफिशियल्स। अब देखिए फिजिकल में क्या क्या हो सकता है भैया, जलवायु है अर्थात क्लाइमेट है, फिर भू आकृति है, यानी कि कह सकते हैं कि जो हमारी लैंड है, लैंड की साइज, शेप, या फिर कह सकते हैं कि उसका मतलब कि आकार कैसा है, इस पे भी डिपेंड हमारा करता है। आकृति यानी कि उसका बनावट कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इस पे भी इफेक्ट डालता है। अगला है हमारा मृदा के प्रकार, यानी कि मिट्टी के कौन कौन से प्रकार है। मानवीय में अगर आए तो पॉपुलेशन अर्थात हिंदी बोले तो जनसंख्या, टेक्नोलॉजी अर्थात हिंदी बोले तो इसका प्रौद्योगिकी, एंड स्किल का मतलब होता है कह सकते हो कि जो कौशल हमारे अंदर होता है उसकी चर्चा की गई है। एंड पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि हमारी जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व बड़ा लड़कों को डिस्प्यूज कर सकता है, ये भी जान लो। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है 1 किलोमीटर में अर्थात 1000 मीटर, या फिर कह लो 1 किलोमीटर में कितने लोग वहां पे रह रहे हैं, वही हमारा कहलाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। यानी कि कह सकते हो कि 1 किलोमीटर में कितना लोग रहते हैं, कितना लोग निवास करते हैं, यही हमारा कहलाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। आई होप, मुझे आशा है कि वाला आपको बहुत ही मतलब कह सकते हैं अच्छे से या फिर हमारे लैंग्वेज से समझ में आ गया होगा। क्योंकि ये बोर्ड हमारा भर गया है, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड लेकर, रुके रहिएगा, जाइएगा मत और हमारा वीडियो पूरा देखिएगा लास्ट तक। ठीक है, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं फिर से आगे वीडियो से। अब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है भूमि अवक्रमण और संरक्षण के उपाय। देखिए सबसे पहले बता दूं संरक्षण का मतलब क्या होता है। संरक्षण का मतलब होता है कि किसी चीज से उसका संरक्षण करना अर्थात मतलब बचाव करना। तो जो हमारी मिट्टी होती है उसको कटाव से, उसको वहां से हटने से, उसको मतलब कह सकते हैं बंजर बनने से कैसे बचाव कर सकते हैं, इस पे हम लोग इस स्लाइड में चर्चा करेंगे। अब आइए, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कि वनों की कटाई, अतिचारण, खनन इत्यादि से हमारा क्या होता है भैया, तो भूमि का अवतरण होता है, या फिर मतलब कह सकते हैं मिट्टी का कटाव होता है। अगर आप ज्यादा पशुओं को चरा दे तब पर भी आपका क्या हो जाएगा, मिट्टी का कटाव हो जाएगा। ज्यादा अगर खेतों में पटान कर दे अर्थात कहते हैं सिंचाई कर दे तब पर भी आपका क्या होगा, मिट्टी का कटाव हो जाएगा। आप कहेंगे सर कैसे मिट्टी का कटाव होगा, अगर मतलब खेत में ज्यादा ओवर कर देते हैं तो जब पानी आपका इस खेत से उस खेत में जाएगा, उस फील्ड में जाएगा, तो जो खेत में पानी भरा हुआ था उसमें से कुछ मिट्टी लेकर जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, तो मिट्टी का अपरदन कहलाता है। चलिए अब आगे मैंने लिखा हुआ है कि चारों, इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को इस पॉइंट में पढ़ना था भूमि का अवक्रमण और संरक्षण यानी कि बचाव। तो बचाव में भैया है कि चारागाहों का उचित प्रबंधन करें, अर्थात जो आपके पास चारागाह है उनको उचित यानी कि उचित स्थान दे, उचित उसका मतलब कह सकते हैं मैनेजमेंटिंग करे, ये सब होता है। फिर कांटेदार झाड़ियां लगाकर अर्थात मतलब अगर कहे तो पेड़ और पौधे भी लगाकर आप लोग मिट्टी का बचाव कर सकते हो। फिर बंजर भूमि की उचित प्रबंधन यानी कि जौन भूमिया बंजर हो गई है, जो मतलब जिसमें खेती नहीं हो सकता है, उसका भी आप लोग क्या करो भैया, उचित प्रबंधन करो अर्थात उचित उसका मैनेजमेंटिंग करो। फिर फसलों की सही तरीके से कटाई। अब कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ ऐसे ऐसे मतलब मान लो कि ये धान है, ठीक है, अब धान में क्या हो, कुछ लोग जाते हैं काटने के लिए बस ये कबाड़ देते हैं, तो कबाड़ोगे तो यहाँ पे क्या होगा, मिट्टी उखड़ जाएगा और फिर ये मिट्टी हट जाएगा, या फिर कल यहाँ से मिट्टियां हट जाएगी, तो फिर वही हमारा क्या हुआ, ऐसे भी हम लोगों को कटाई नहीं करना चाहिए, उचित तरीके से करना चाहिए। अगला है सड़कों के किनारे वृक्षारोपण। वृक्षारोपण का मतलब होता है कि सड़क के किनारे किनारे भैया वृक्ष रोप दो। रोपने का मतलब, रोपण का मतलब होता है रोपना, ठीक है। अब देखो इस पे एक कहानी आपको बताते हैं। गांव के जो लोग होते हैं,
गांव के लोग अपने अगर खुद का मतलब मान लो बबुल का भी पेड़ लगा दे तो बड़ा ध्यान से देखता रहता है, यानी कि अगर कोई इसको जानवर नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन सरकार है वो आम का पेड़ लगा दे, अमरूद का पेड़ लगा देते, तब पर भी वो बकरियों से क्या करता है, उसको चरवा देता है, मतलब कि खिला देता है या फिर कबार कर ले जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। उससे हमारा क्या होता है भैया कि मिट्टी का कटाव होता है। फिर वन उन्मूलन की रोकथाम करना, जो दिन प्रतिदिन वनों की कटाई हो रही है उसको भी हमें रोकना चाहिए। उससे भी हमारा मिट्टी क्या होगा, कम मतलब कर सकते हैं कि कटेगा। अब आ जाओ मृदा संसाधन। सबसे पहली बात फिर आया हमारा संसाधन। संसाधन अर्थात इंग्लिश में बोले तो रिसोर्स, यानी कि वैसा वस्तु जो हमारे मानव के दैनिक उपयोग में यूज होते हैं। पर्यावरण में हर लगभग वस्तुएं हमारे क्या है, संसाधन है। लेकिन इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिट्टी के संसाधन, अर्थात मृदा कैसे हमारा संसाधन है। तो भैया हम लोग जब किसी चीज का उपज करते हैं, खेती करते हो, तो कहाँ पे होता है, मिट्टी में। तो मिट्टी हमारे लिए उपयोगी नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। अब इसी को मैंने पॉइंट में कैसे लिखा है, तो मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, अर्थात कि मृदा जो हमारी होती है ये नेचुरल संसाधन होते हैं। मिट्टी में एक खेती होता है। भैया आप लोग जानते होंगे, जो किसान के लड़के होंगे या फिर जो ग्रामीण इलाके से आते होंगे, कि भैया मिट्टी अगर ना रहे तो खेती भी अच्छा नहीं होगा। फिर मिट्टी कई जीवों का प्राकृतिक आवास भी है। आवास अर्थात घर भी है, जैसे केचुआ हो गया, चूहा हो गया, सांप हो गया, इन सभी का क्या होता है, आवास भी होता है। अगला है तापमान, पानी का बहाव या फिर पवन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का योगदान भी होता है। अर्थात मतलब आप लोग क्या करते हो, ज्यादा अगर खेती में खाद भी डाल देते हो तो वो बंजर हो जाएगा, भूमि उपजाऊ नहीं रहेगी। अगला हमारा आता है मृदा का वर्गीकरण, अर्थात वर्गीकरण को इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन मिट्टी का मतलब क्या है भैया, मिट्टी कई प्रकार में मिलते हैं, कई पार्ट में मिलते हैं, तो उसी को हम लोग मृदा का वर्गीकरण कहते हैं। और ये वर्गीकरण जो होता है, नामकरण को ही वर्गीकरण कहते हैं। कौन कौन से नाम होते हैं भैया, जलोढ़ मृदा। और इसी जलोढ़ को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड भी करेंगे, एक को बांगर कहेंगे, एक को खादर कहेंगे, ठीक है। दूसरा मृदा में आता है काली मृदा, तीसरा आता है लाल मृदा या फिर पीली मृदा। दोनों अलग अलग नहीं बल्कि सेम ही है, ठीक है। अगला आता है लेटेराइट मृदा, और उसके बाद आएगा हमारे पास मरुस्थलीय मृदा, और उसके बाद हमारे पास आएगा वन मृदा, ठीक है। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को हमारे साउंड क्लियर होंगे, हमारी वीडियोस क्लियर होगी। तो आपसे मेरा एक विनती रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार आएगा तो, ताकि आपको वीडियोस पहुंच सके, ठीक है। आते हम एक नेक्स्ट स्लाइड लेकर, इस स्लाइड में हमारा भर गया है, लेकर आ गए हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि मिट्टी का जो वर्गीकरण मैंने किया था, यानी कि अगली बार जब हमने क्लासिफाइड किया था, या फिर कह सकते हैं जब मिट्टी को मैंने बांटा हुआ था, तो उसमें हमने मिट्टी को बताया था कि कौन कौन सी मिट्टी होती है। जस्ट लाइक हमने कहा हुआ था जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट, या फिर कह सकते हैं लाल मिट्टी, या फिर कह सकते हैं मरुस्थलीय मिट्टी, या फिर वन की मिट्टी। तो इसमें से हम लोग देखते हैं, अब चलते हैं वर्गीकरण को। जब मैंने बता दिया वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, तो उसको डिटेल से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ऐसा हम लोगों को कह सकते हैं क्लास 10 के ये मेन जो होते हैं क्वेश्चन, यानी कि कह सकते हैं 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स, उसमें पूछे जाते हैं। जो अभी हम लोग का चैप्टर चल रहा है वो मतलब कह सकते हैं कि नंबर उठाने वाला चैप्टर चल रहा है, तो इसको हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इधर मैंने लिखा हुआ है जलोढ़ और इधर लिखा हुआ है काली मिट्टी। इन दोनों को हम लोग इस पार्ट में देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मृदा की। अब देखिए, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा जलोढ़, अर्थात इसमें क्या रहेगा भैया, जल की मात्रा अधिकता हो सकती है। अब चलो, सबसे पहला मैंने पॉइंट लिखा है कि संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। मतलब कि हमारे जितने भी कह सकते हैं भारत के लगभग उत्तरी वाले इलाके में जो पड़ता है इलाका, स्टेट, वहां पे, या फिर कह लीजिए अदर भी अगर बात करते हैं, तो उत्तरी वाली मैदान जो भी है, उत्तरी, अब मैदान का मतलब क्या हुआ, प्लेन इलाका। अर्थात क्योंकि खेती सबसे ज्यादा कहां पे होगी, खेती जो होगी प्लेन इलाका में होगी। कारण क्योंकि आप एक बार जरा सोचो, क्या पहाड़ों पे खेती होगी ज्यादा, या फिर, अच्छा एक प्रश्न और भी आता है बिहार बोर्ड वाले में कि भैया जो जनसंख्या होती है सबसे ज्यादा मैदानी इलाकों में निवास करती है, वाई। इसलिए भैया उसका जवाब मैं दे देता हूं, क्योंकि जो मतलब कह सकते हैं कि प्लेन इलाके में इसलिए जनसंख्या ज्यादा निवास करती है क्योंकि उन्हें खाने की आवश्यकता पड़ेगी। जनसंख्या वहीं पे रह सकती है जहां पे अच्छा पैदावार हो, जहां पे अच्छा खासा उन्हें मतलब कह सकते हैं खाने के लिए बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। अब बताओ कि जहां पे खेती होगी वहां पे सामना नहीं करना पड़ेगा, या फिर जहां खेती नहीं होगी वहां पे सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप कहोगे जहां खेती हो रही है वहां पे सामना नहीं करना पड़ेगा। तो भैया इसीलिए जो प्लेन इलाका होता है वहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आती है, अर्थात या फिर कहे तो जनसंख्या निवास करती है। तो आप बता दिए कि सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी हमें कहां मिलती है, उत्तरी मैदान में।
दूसरा पॉइंट मैंने लिखा कि जलोढ़ मिट्टी 3 महत्वपूर्ण हिमालय नदी प्रणालियों के द्वारा क्या की जाती है, जमा की जाती है। अर्थात जमा का मतलब होता है एकत्रित की जाती है या फिर कह लीजिए इकट्ठा की जाती है। अभी कौन कौन सी नदियां हैं, तो नंबर 1 में आपकी आती है गंगा नदी, सेकंड आता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी या फिर जिसको आप लोग ब्रह्मपुत्रा भी कहते हैं, और थर्ड हमारा आता है सिंधु नदी। अब एक चीज बताइए, एक चीज आपके प्रश्न में खड़ा हो रहा होगा कि सर अगर मतलब ये नदियां न रहे तो क्या प्लेन इलाका नहीं बनेगा, क्या वहां की मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी? जो नदियां होती है इनसे क्या होता है कि प्रत्येक साल या फिर हर 2 साल पे लगभग बाढ़ आ जाते हैं, और बाढ़ जब आते हैं तो ये जो आसपास की मिट्टियां होती है उस मिट्टी को हटा लेती है और दूसरी कहीं और की मिट्टी लाकर रख देती है। तो इससे वहां की मिट्टी क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वहां पे क्या होगा, पैदावार होगा। वही चीज मैंने अभी कहा। ठीक है, आगे चलो। अब मैंने कहा कि आयु के आधार पे अर्थात उम्र के आधार पे इसे बांटा जा सकता है। कौन कौन से, तो पुरानी वाली मिट्टी या फिर मतलब कह लो जलोढ़ मिट्टी को ही मैं बांट रहा हूं। पुरानी वाली मिट्टी को कहा जाता है बांगर और नई वाली को कहा जाता है खादर। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे से पूछता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस जान लो। अब मैंने कहा कि जो हमारी कह सकते हैं पुरानी है उसको कहा जाता है बांगर। पहला पॉइंट तो आपका यहीं पे बन गया कि भैया जो जलोढ़ मिट्टी होती है पुरानी वाली जलोढ़ को कहा जाता है बांगर और नई वाली को कहा जाता है खादर। दूसरा प्रश्न, दूसरा इसमें पॉइंट लिख सकते हैं कि जो हमारी पुरानी मिट्टी होती है वो खादर की तुलना में उसमें कंकड़ की जो संघनता होती है अर्थात मतलब कह सकते हैं जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो कंकड़ है, कंकड़ का मतलब ईंटा पत्थर। अब सबसे ज्यादा ईंटा पत्थर कहाँ पे होगा, आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा मतलब खराब एरिया जो मतलब सबसे पहली है वहीं पे पाई जाएगी। तो वही चीज मैंने कहा कि यहाँ पे भी क्या होता है कि खादर की तुलना में, खादर कौन सी है भैया, नया वाला, तो नए वाले की तुलना में इसमें कंकड़ की सघनता क्या होती है, ज्यादा होती है। सघनता का मतलब ये हो गया ज्यादा। ठीक है, इसमें क्या होती है, अधिक पाई जाती है। अब नवीन, यानी नवीन का मतलब होता है नया। नया का नाम क्या है, खादर। इसमें महीन कण होते हैं, मतलब कि कह सकते हैं छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। और बांगर की तुलना में, बांगर कर लीजिएगा, बांगर की तुलना में अधिक उपजाऊ होता है। मैंने कहा ना कि जो बांगर हमारा होता है वो उपजाऊ उतना नहीं होता है जितना कि खादर होता है। क्यों? क्योंकि एक चीज जरा सोचो, मान लो तुम्हारे पास कल 1 रुपया था, 1 रुपया के हिसाब से तुम अपना काम कर रहे थे। आज तुम्हारे पास 10 रुपया आया, तो 10 रुपया में बेहतर होगी कि 1 रुपया में बेहतर होगी? आप कहोगे सर 10 रुपया में बेहतर होंगे। तो उसी तरीके से जब पहली बार हुआ तो उसमें अब मतलब कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता गया, अर्थात मतलब कह सकते हो कि विकास होते गया। तो विकास होने के बाद ना अच्छा होगा, पहले तो नहीं होगा। तो वही चीज मैंने कहा। अब देखो एक आता है कि जलोढ़ मृदा में पाया क्या क्या चीज जाता है, इस चीज को अच्छे से याद कर लेना। पोटास जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है या फिर मृदा में पाया जाता है। फास्फोरिक अम्ल, अब अम्ल पता होगा आपको, क्लास 9 में आपने अम्ल या फिर कह लीजिए क्षार के बारे में पढ़ा होगा। फिर आगे देखो चूना की प्रचुरता होती है, यानी कि इसमें इस मिट्टी में क्या मिल सकता है आपको, पोटेशियम, पोटास मिल सकता है, फास्फोरिक अम्ल मिल सकता है और आपको चूना मिल सकता है। नेक्स्ट मिट्टी हम लोग देखते हैं काली मिट्टी या फिर जिसको कहा जाता है काली मृदा। अब देखिए काली मृदा का जो नाम है बेसिकली उसकी कालेपन के कारण ही पड़ा हुआ है। मतलब मेरे कहने का है कि जो हम लोग काली मिट्टी या फिर काला सॉइल या फिर कह लीजिए ब्लैक सॉइल के नाम से जो कहते हैं, या फिर मतलब कह लीजिए कि जो मिट्टी को हम लोग काला काला कहते हैं वो उसके कलर पे पड़ा है। मतलब उसमें कोई कह सकते हैं कि औचित्य नहीं है, सिर्फ उसका कलर काला है। जैसे गांव में नहीं देखते हैं कुछ लोग काले रहते हैं तो उनको कलुआ कहा देता है लोग, तो उसी तरीके से हमारी मिट्टी भी है जो काले रंग की है, उसी के कारण इसको रंग के कारण, फर्स्ट पॉइंट ही मैंने लिखा कि काली मिट्टी का नाम इसके रंग के कारण अर्थात मतलब कलर के कारण काली मिट्टी कहलाता है या फिर पड़ा हुआ है। सेकंड मैंने लिखा कि इसे रेंगुर या फिर कपासी मृदा भी कहते हैं। अब रेंगुर या फिर कपासी मृदा का मतलब क्या होता है, जहां पे हम लोग कपास को पैदा करते हैं उसी को कहा जाता है कपासी मृदा। और मतलब कह सकते हैं जहां ये उत्पन्न होता है। अब ऐसा मत कहिएगा सर कि कभी कभी हमारे गांव में या फिर हमारे ही खुद घर में हो जाता है कपास, तो बाबू उसकी मैंने बात नहीं की। वहां पे आप सिर्फ एक ठो पेड़ या तो लगाते हो या फिर मतलब कह सकते हो बड़े करते हो, लेकिन मैंने कहा कि कपास की खेती कहाँ की जाती है तो उसकी बात हो रही है। तो सबसे ज्यादा जहां होगी वहां पे काली मिट्टी वाले इलाके में होगी। ठीक है, अगला देखो काली मृदा दक्कन पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। अर्थात मतलब आपसे कोई ये पूछे कि काली मिट्टी पाई कहाँ पे जाती है तो आप ये बता सकते हो कि ये जो है काली मृदा दक्कन के पठार उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। और वो अगर नामकरण आप लोग रखना चाहो कि नाम बताइए कि नाम किस किस जगह में, तो पहला आपका आता है महाराष्ट्र, दूसरा आता है सौराष्ट्र, तीसरा आता है आपका मालवा, मालवा के बाद आपका आता है एमपी, अर्थात एमपी का मतलब होता है मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़,
के पठारों तथा कृष्णा तथा गोदावरी नदी की घाटियों में पाई जाती है। अर्थात आपको अब पता चल गया कि काली मृदा कहाँ कहाँ पे पाई जाती है और काली मृदा का उपयोग क्या होता है। ठीक है, तो उपयोग का मतलब होता है कि कपास वहां पे उगाया जाता है। अब ये मत कह देना कि कपास हमारे पास भी उगाया जाता है तो इसका मतलब है कि काली मिट्टी पाई जाती है। अरे नहीं, एक आध ठो कपास की बात नहीं कर रहे हैं, जहां पे कपास की खेती होती है वहां की बात कर रहा हूँ। और ये कपास का या फिर कहो कि ब्लैक सॉइल पाया कहाँ कहाँ पे जाता है, तो मैंने बता दिया महाराष्ट्र। इस चीज को याद रख लेना कि ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ मिट्टी की जो होती है काली मृदा वो किस किस इलाके में पाई जाती है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि के पठारों में अर्थात प्लेट्यू में पाई जाती है। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम से वीडियोस पहुंच सके। ठीक है, और दूसरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे चैनल को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।